बच्चा इसको डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख देता है, पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे इसको इंटरप्रेट करते हैं रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, पर ऐसा नहीं होता। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मोशन स्ट्रेट लाइन जिन पे आपको एआर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर वेलोसिटी 0 है किसी इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आपको एक छोटी सी जानकारी कि हमारा चैनल से आपको लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आ रही है। ठीक है, कभी ये वन शॉट रिवीजन वीडियोस आती हैं, कभी एनसीईआरटी लाइनर्स आती हैं, असर्शन रीजंस पे आपके पास वीडियोस आती हैं, और ये सारी वीडियोस जो भी कुछ आ रही हैं ये सारी आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन वीडियोस को देखिए, इनसे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको जो है इस चैनल को आपको प्लीज इट शुड बी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो चैप्टर का नाम है बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार का मोशन जिसको समझाने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़े, मतलब या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की, या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की, या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट की। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई बॉल है मेरे हाथ में, उसको अगर मैं गिराऊं, छोड़ दूं, तो वो सीधा नीचे जाएगी, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन इसमें वेरिएशन आ रहा है, दैट इज द वाई डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन को हम लोग जनरली वाई लेते हैं, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन या वाई कोऑर्डिनेट बॉल का वेरी कर रहा है, एक्स और जेड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी, अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन का मतलब क्या, अगर कोई बॉडी इस प्रकार से है कि विद द पासेज ऑफ टाइम उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट पे। और अगर बॉडी की पोजीशन विद द रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग समय के व्यतीत होने के साथ, समय के पास होने के साथ बदल रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो मोशन में। तो रेस्ट और मोशन को समझाने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट की। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव मेजर होते हैं। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव मेजर होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, काफी इजी टॉपिक है, काफी टाइम से क्लास 9th में भी ये टॉपिक आ जाता है। तो डिस्टेंस मतलब द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन हाइपोथेटिकल हो सकती है जो कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने घर से आकाश इंस्टीट्यूट जाता हूं, तो घर से आकाश इंस्टीट्यूट जाने के लिए जिस रास्ते पर होकर मैं आया, उस रास्ते की लंबाई जो है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इन तीनों लेंथ को अगर अपन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप जहां से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और जहां एंड कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन, जो वास्तविकता में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन से हमने इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को, मतलब टर्मिनल पॉइंट को या फाइनल पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इस पाथ की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। दोनों की एसआई यूनिट क्या रहेंगी, दोनों की एसआई यूनिट मीटर्स, दोनों की एसआई यूनिट क्या, मीटर। ठीक है, पर क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हम बोलेंगे कि डिस्टेंस जो है या तो पॉजिटिव हो सकती है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, सर्टेन रेफरेंस में बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 0 हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि मैं -10 मीटर चल के आया हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर कवर किया है तो पॉजिटिव है, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एक बार आप डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, समय के साथ डिस्टेंस जो है वो कम नहीं होती, और व्हाट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच बॉडी हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, जिस रास्ते पर होकर आए हैं उस रास्ते पर निर्भर करती है कौन, डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस जो है, अगर मान लीजिए मुझे आकाश इंस्टीट्यूट घर से जाना था, एक दिन में इस तरह से चला गया
और दूसरे दिन हो सकता है मुझे किसी और पाथ को लेना पड़े, क्योंकि कोई मार्केट में मुझे काम था, मैं किसी दूसरे रास्ते से होकर आया, तो इस दिन मेरी पाथ लेंथ जो है वो चेंज हो गई। कहने का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड चेंज हो गई। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जिस पाथ पे होकर आए हो उस पाथ की लंबाई डिस्टेंस है। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या रहेगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ रहेगी। यूनिट उसकी वापस मीटर। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, कैन डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि नेगेटिव हो सकती है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले डिस्प्लेसमेंट जो है ज्यादा था टाइम t1 से t2 तक, और टाइम t1 से t3 तक अगर बात करें, t2 के बाद t3 तक पहुंचा, तो अगले कुछ समय में बॉडी वापस आ गई होगी, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। इट कैन डिक्रीज विद टाइम ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, क्योंकि हमने तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधी लाइन से जोड़ा है। ठीक है, और इस सीधी लाइन की जो लंबाई है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लास्ट में बच्चों आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरेटिव मेजर, बच्चा इसको डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख देता है, पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, आगे स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बात किया। दिखा है कि एक पार्टिकल जो है वो किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है और पॉइंट ए से मूव करता हुआ पॉइंट बी पर पहुंच गया, और ऐसा करने पर सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड किया थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है बेटा वो आपकी क्या आ जाएगी, थीटा इंटू रेडियस, और दिस आर्क लेंथ विल डिसाइड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या, ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग कहेंगे कि इस ए से बी तक जो आर्क है, जो ए से बी तक की आर्क है, आप उस आर्क की लेंथ आप कैलकुलेट कर लो, एंड दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ए से बी तक की अगर आपने लेंथ ले लिया, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे कि सीधी लाइन से ए पॉइंट को बी पॉइंट से अगर जोड़ दिया स्ट्रेट लाइन से, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा इंटू रेडियस। तो पहले केस में थीटा कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3 और रेडियस r, सो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड πr/3। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर सर्कल पाथ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r sin θ/2। ठीक है, 2r sin θ/2। तो क्या कहा जाएगा बताओ, 2 into r sin थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री बाई 2 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री हो जाएगा तो sin 30 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट विल बी r। ठीक है, दैट विल बी r। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट को अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, थीटा आपने 120 लिया है। ठीक है, 120 लिया है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा इस बार कितना है, पहले से डबल है, पहले π/3 था, अभी 2π/3। ठीक है, 60 का डबल 120, और रेडियस अभी भी r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r sin θ/2, तो 120/2। ठीक है, इस बार क्या आ जाएगा 2r sin 60 मतलब √3/2, दैट विल बी √3r। ठीक है, दैट विल बी √3r। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर फिर से देखिएगा एक क्वेश्चन, फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डाला हुआ है। एक पार्टिकल है, ऑरिजिन से मूव करना शुरू करता है। देखो ये पार्टिकल है, ये ऑरिजिन मान लीजिए। ठीक है, ऑरिजिन से मूव करता है, पहले वो जा रहा है कहाँ पर, पॉइंट 10,0, मतलब नंबर लाइन पे इधर कहीं 10 होगा, 10,0 एक्स एक्सिस पे मीटर में लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, वहां से रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करके कहाँ जा रहा है, -10, मतलब उसकी फाइनल पोजिशन क्या है, -10,0। ठीक है, तो हुआ क्या होगा बच्चों, हुआ क्या होगा भाई, ऐसा हुआ होगा कि पार्टिकल जो है वो यहाँ से शुरू किया और यहाँ से शुरू करके वो यहाँ गया, फिर यहाँ से घूम के इस तरह से ये फाइनल पॉइंट पे है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस की बात होगी तो हमें क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई 10, यहाँ से यहाँ तक फिर से 10, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 10, मतलब 30 मीटर। क्या किया हमने, लेंथ ऑफ द पाथ, जिस पाथ पे गया उस पाथ की लंबाई नोट कर लिया, 10, 10 और 10, टोटल 30 मीटर हो गई। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की,
डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे देन इट विल बी व्हाट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है कि ये तो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये तो इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये हो गया, और जिधर वो शुरू किया था उससे अपोजिट मिला तो इट इज -10 मीटर, इट इज -10 मीटर। तो अभी आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। यहां पर देखो हमने जो है स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर किया। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर किया। ठीक है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मतलब क्या, स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम, ये तो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो v इज डेल्टा s बाई डेल्टा टी, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे हम लोग डेल्टा s वेक्टर। डेल्टा s वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर अपन ने एरो मार्क किया है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड, यहां पर मीटर पर सेकंड। अगेन स्पीड आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि नेगेटिव स्पीड। ठीक है, स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है तो पॉजिटिव, और मूव नहीं कर रही है रेस्ट पे है तो जीरो, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के मैग्नीट्यूड से कम या बराबर होता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने पहले लिखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा डिस्टेंस से, इसलिए वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू होगी किससे, वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू होगी स्पीड से। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और जब आप बोलोगे कि आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस बोला, भाई एवरेज का मतलब तो ये है कि आपको टाइम इंटरवल दिया है, टाइम t इज इक्वल टू t1 से लेके टाइम t इज इक्वल टू t2 तक आपको टाइम इंटरवल देगा 10 सेकंड में, 20 सेकंड के इंटरवल में। ठीक है, तब तो जब इंटरवल अवेलेबल है तो आपको एवरेज पूछा है। और अगर आपसे बोलेगा t बराबर 2 सेकंड पे क्या स्पीड रही या क्या वेलोसिटी रही, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इंस्टेंट ओनली। ठीक है, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए बेटा आपको st फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। st फंक्शन का मतलब st रिलेशन आपको दिया होगा, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी के लिए ds वेक्टर बाई dt। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी को हमने कंपैरेटिव चार्ट में यहाँ पर बना दिया। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया हुआ है एवरेज स्पीड के रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट दिया हुआ है, और इस पे क्वेश्चन भी आ गए काफी बार, जो है PYQs जो है वो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा बोलेंगे कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है अपनी जर्नी का हाफ द डिस्टेंस, ठीक है, टोटल जर्नी s का आधी दूरी s/2, ठीक है, स्पीड v1 से ट्रेवल करता है, और बाकी s/2 स्पीड v2 से ट्रेवल करता है। तो आपको बतानी है कि उस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे, पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड v2, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या फॉर्मूला रहेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर वो 2 के जगह 3 इंटरवल बनाए तो उस केस में 3 इंटरवल मतलब यहाँ तो क्या बोल रहे थे, s/2 तो चला किस स्पीड से, v1 स्पीड से, और बाकी s/2 चला किस स्पीड से, v2 स्पीड से। तब तो अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए वो s/2 के बजाय s/3 पे बोलता है कि s/3 चला v1 स्पीड से, यही कर देता हूं मैं, s/3 v1 स्पीड से, s/3 v2 स्पीड से, और लास्ट s/3 v3 स्पीड से। उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या रहता, उस केस में आता 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, ये किसके लिए आ जाएगा, 3 बराबर जो है दूरी को अपन ने टोटल s को 3 बराबर भागों में बांट दिया, एवरेज स्पीड आपसे पूछी।
सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सेकंड पॉइंट जो है वो ये बोल रखा है कि अगर आपकी जो जर्नी है, टोटल जर्नी, सपोज कीजिए टी टाइम के लिए जर्नी चली, उस टी टाइम में से हाफ द टाइम आप चले v1 स्पीड से और बाकी हाफ टाइम चले v2 स्पीड से। अब इस केस में अगर एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाए तो उस केस में सिंपल है, आपको क्या करना है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। और अगर 3 बराबर इंटरवल बोल दिया जाए कि टोटल टाइम इंटरवल था t, उसमें t/3 चला v1 स्पीड से, नेक्स्ट t/3 चला t/3 समय चला v2 स्पीड से और लास्ट t/3 से जो टाइम है उसके लिए चला v3 स्पीड से। उस केस में क्या होगा रिजल्ट, उस केस में होगा v एवरेज कितना, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब किस तरह से चल रहा है, देखो किस तरह चल रहा है यहाँ पर, आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते देखो। A train covers the first half the distance, देखो लिख दिया ना, first half distance between two station with speed 40 and other half with speed 60। तो टोटल जर्नी चला s का आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, s/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, है ना, और बाकी जो s/2 डिस्टेंस है वो किस स्पीड से ट्रेवल किया, तो 60 की स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, अब आपसे बोला कि बताइए एवरेज स्पीड क्या, तो मुझे फॉर्मूला याद है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या फॉर्मूला है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे पूछे गए हैं। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 एंड इट विल प्रोवाइड यू द आंसर 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मालूम नहीं है फॉर्मूला तो क्या करोगे, तो उस केस में बेटा आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। क्या एवरेज के लिए फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s/2 और s/2 मिला के s, और टाइम को क्या लिखोगे, तो आपको स्पीड का डिस्टेंस और टाइम के साथ रिलेशन क्या है, तो टाइम का रिलेशन क्या आ जाएगा, s/v आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 से और बाकी आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 से, और इसको सॉल्व कर दोगे आपके पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 v2 अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो यहाँ क्या है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि एक बॉडी है वो फर्स्ट 1/3, अब देखो s/3 कर दिया, कितना, s/3। ठीक है, ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड या वेलोसिटी बॉडी उसके लिए स्ट्रेट लाइन है, तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं अभी। तो 20 मीटर पर सेकंड से द सेकंड 1/3 विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड एंड द लास्ट 1/3 विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए भी ये फॉर्मूला आपका वैलिड हो जाएगा। क्या एवरेज वेलोसिटी आएगी बोलो, तो एक फॉर्मूला भी अपन ने लिखा कि 1/3 हो टोटल डिस्टेंस का, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारा डाटा अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20। कैसे लिखा भाई, ये v1 v2, ठीक है, ये v1 है हमारे पास, ये v2 है और ये v3 है। सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दिया आगे। ठीक है, और अगर इस पे नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन पे जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उस तरह पे आप चले जाओगे। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर आप ये बोल देते कि 1/3 डिस्टेंस की जगह 1/3 टाइम बोल देता, फर्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड v1, अगर टाइम पे बोलता ना t/3 v1 स्पीड से, ठीक है 20, t/3 नेक्स्ट t/3 स्पीड 30 ले लेता। ठीक है, और या वेलोसिटी, और लास्ट 1/3 टाइम वेलोसिटी बोल देता वो 40। तो उस केस में क्या करते बताओ, उस केस में हम लोग करते v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी द v एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी हमारे पास टॉपिक आ रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर स्पीड और वेलोसिटी में बात किया तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वी कैन से। ठीक है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में लेंगे तो वेलोसिटी है और स्केलर लेंगे तो स्पीड है। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv by dt। एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv by dt। अगर आपको इंटरवल दिया है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यू कैन अप्लाई द वेक्टर। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो तो वेक्टर की आवश्यकता नहीं है, और जब आपको
वेक्टर पे आंसर देना है तो आपको जो है वेक्टर टर्म्स को लेकर चलना है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ये क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर थी तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करेंगे, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन, तो डायमेंशन मीटर के लिए अपन ने L लिख लिया और टाइम के लिए T-2, L T-2। एवरेज की जब बात करेंगे तो डेल्टा V ओवर डेल्टा T करना है, और अगर आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस में dV ओवर dt। अच्छा, एक्सेलरेशन के साथ एक टर्म आता है बेटा रिटार्डेशन, ठीक है। बच्चे इसको इंटरप्रेट करते हैं रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब ए की वैल्यू जब नेगेटिव हो जाएगी तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, रिटार्डेशन का मतलब यह है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, बेटर टू से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट, ठीक है, the speed or velocity will decrease, speed or velocity of body decreases, velocity of body decreases, and it is the case of retardation, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। बाकी तो फॉर्मूला वाइज तो बिल्कुल ए का जो फॉर्मूला है वही रिटार्डेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, dv by dt, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो क्या इक्वेशंस है, काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वर्ड लिखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। सो दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब क्वेश्चन में आपको क्लियर है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। जैसे एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। ये आपको क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया कि बॉडी जो है वो सपोज कीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तो जब एक्सेलरेशन मेंशन्ड है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशंस काम आएगी। तो क्या इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लीजिए बॉडी स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, x0 ले सकते हैं, वेलोसिटी यहां पर इसकी u है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो बॉडी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते किसी दूरी पे जाते जाते इसके पास वेलोसिटी जो है u से बदलकर v हो गई, और ऐसा करने में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज लेट्स से s, ठीक है, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। x0 को मैं फिलहाल जो है ओरिजिन मान लेता हूं, 0 से शुरू कर रहा है। इक्वेशंस क्या बनेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v is equals to u plus at, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v is equals to u plus at। दूसरी एक इक्वेशन जो है वो क्या है, s is equals to ut plus half at स्क्वायर, s is equals to ut plus half at स्क्वायर। देन द थर्ड इक्वेशन क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। इसके अलावा हम लोग nth सेकंड में तय की गई दूरी की इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन, nth मतलब nवें सेकंड में, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी जो है वो बॉडी जो है मूव कर रही है, ठीक है, और 10 सेकंड में बॉडी जो है वो 100 मीटर चला, जबकि 9 सेकंड पे जब था बॉडी 80 मीटर पे ही था। अब आपसे बोला जाए कि 10वें सेकंड में कितना चला, तो आप क्या बोलोगे कि 10वें सेकंड में 10th सेकंड में कितना, 80 से 100 मतलब 20 मीटर चला। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के लिए फॉर्मूला जो रहेगा दैट विल बी u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ठीक है। और ये आता कैसे है, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू एक बार n और एक बार n माइनस 1 रख लेते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो nth सेकंड की डिस्टेंस ट्रेवल आ जाती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी u से बदलकर v होती है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर द ड्यूरेशन कैन बी रिटन एज v एवरेज इज u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, u से बदल के हो गई v, ठीक है। एवरेज क्या है,
ठीक है, तो एवरेज जो रहेगा दैट विल बी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशंस फिर वैलिड नहीं रहेगी, ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेगी। तो दीज आर द इक्वेशंस। क्या क्या इक्वेशन है? b इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। इसके अलावा बच्चों s nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या आएगा? u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगी क्या? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, u से v तक स्पीड चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, a कांस्टेंट है, v एवरेज उस दौरान क्या आ जाएगा? दैट विल बी u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशंस आपको याद भी है, एक बार फिर से आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला हुआ है, देखो लिखा है कि कार जो है वो स्टार्ट कर रही है कहाँ से? रेस्ट से, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो वर्ड इन्हें क्लियर कर दिया है कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। इफ इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी स्पीड आ जाती है? 144 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में? 20 सेकंड में। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन को निकालने, क्या तरीका रहेगा? ठीक है, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ठीक है, u आपका 0 है, u 0 है। ठीक है, v आपके पास कितनी हो गई? v कितनी हो गई? तो आप बोलोगे कि v की वैल्यू है 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 8 टाइम्स हो जाएगा शायद। ठीक है, बिल्कुल 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू 5 आपका कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, और द स्पीड आफ्टर 20 सेकंड। अब इक्वेशंस कौन सी लगाएं? हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर के लिए आपके पास इक्वेशन है, या तो सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सोचो, या तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। तो थर्ड इक्वेशन अगर मैं सोचूंगा तो मेरे पास v अवेलेबल है, u अवेलेबल है। ठीक है, a की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो a निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, देखो v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, v की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 40, u 0, a आप निकालना चाह रहे हैं, t कितना है? 20। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 40/20, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास आ गई, थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। ठीक है, s की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? s की वैल्यू v स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और ये 2a जो है इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 2 इंटू a, 4 इंटू 4 आपका 1600 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फिर से क्वेश्चन डाला हुआ है, देखो द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज यूनिफॉर्मली विद टाइम। देखो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन यहाँ पर समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, a इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन लग पाएगी क्या? तो यहाँ इक्वेशंस नहीं लगानी है। क्या पूछा है इन्होंने? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन या तो फंक्शन ऑफ t दिया रहेगा या फंक्शन ऑफ x दिया होगा। अगर फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है तो a बराबर dv/dt से ऑपरेट करना होता है बच्चों, और अगर fx में दिया हुआ है तो a बराबर v dv/dx। v dv/dx, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला v dv/ds या dx भी होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन ऑफ x है तो ऐसे ऑपरेट करेंगे, और फंक्शन ऑफ t है तो इस तरह से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? a बराबर bt। इसका मतलब क्या हो गया कि dv/dt की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? bt दिया हुआ है। dv की वैल्यू क्या हो गई? bt dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट मार देते हैं। ठीक है, तो bt dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपन ने मान लीजिए टाइम 0 से t। ठीक है, और यहाँ पर u से v, तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v। ठीक है, लिमिट लगाओगे u से v, और bt का क्या हो जाएगा? bt का t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे 0 से t। ठीक है, क्या आ जाएगा? देखो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी क्या आ गया? v माइनस u इज इक्वल्स टू bt स्क्वायर बाई, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस bt स्क्वायर बाई 2। आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करना था? देखो एक्सेलरेशन a बराबर bt दिया, फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं लगेगी, dv/dt से सॉल्व किया और v का एक्सप्रेशन निकाल दिया।
ठीक है, डी वी बराबर बी टी डी टी हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राफ्स की मैंने यहाँ पे बात किया है, देखो कि यहाँ पर कौन कौन से ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ की अपन बात करते हैं। एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, और बेटर टूवर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे, एट एन इंस्टेंट अगर अपन ने लिया है, एट एन इंस्टेंट अगर हमने स्लोप लिया है तो क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंटरवल के लिया है तो उस इंटरवल की वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये एक्स टी ग्राफ है और ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने पढ़ रखा है, वाई एक्स ग्राफ। वाई एक्स ग्राफ में यहाँ पर क्या है, थीटा फिक्स है, स्लोप फिक्स है। अगर स्लोप फिक्स है इसका मतलब क्या है, dx बाई dt एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, क्या वैल्यू है, स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप इज m, m मतलब टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल में पढ़ा था कि dy by dx gives the slope of yx ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज dx by dt and dx by dt इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे फिर से एक्स टी ग्राफ है। सपोज कीजिए इस बार एक्स टी ग्राफ में इस तरह से ले जाता हूँ, ये हमारा एक्स टी ग्राफ। क्या बात करोगे इसमें, इस ग्राफ में ये बोलोगे कि आप कि यहाँ पर इस ग्राफ में कोई दो पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स में मैं क्या देख रहा हूं कि स्लोप जो है, स्लोप पॉइंट ए से पॉइंट बी के स्लोप को कंपेयर करेंगे तो स्लोप आप क्या बोलोगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल ढूंढते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो बढ़ रहा है ना, तो बोल सकते हैं कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, मतलब स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन, स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए, स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, तो क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। एक्सेलरेशन कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ वी आर सेइंग दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल, तो डेल्टा भी आपका पॉजिटिव आएगा, डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पर बात करते हैं, अगर स्लोप इस तरह की जा रही हो, देखो आपका कर्व जो है वो एक्स टी कर्व इस तरह का गया मान लीजिए। ठीक है, इस तरह का कर्व गया। इस केस में आप क्या देख रहे हो कि इनिशियली जो है स्लोप ज्यादा थी और समय के साथ ये स्लोप जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, स्लोप घटती जा रही है, क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट ए पे बात करेंगे तो थीटा ज्यादा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट बी पर आते आते थीटा जो है वो पहले से कम हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, स्लोप एट बी इज लेसर देन स्लोप एट ए। ठीक है, स्लोप एट बी इज लेसर देन स्लोप एट ए, दैट्स व्हाई वी कैन से वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट बी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, वेलोसिटी एट ए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि वही तो पॉजिटिव है, ए नेगेटिव आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर देखते हैं, अगर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया, क्या बोलेंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप जीरो हो गया। कल क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब वेलोसिटी जीरो आ गई, वेलोसिटी बच्चों जीरो आ गई। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो आ गई, तो बॉडी कैसी है, बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, इस ग्राफ पे देखते हैं, देखो एक और केस, क्या एक्स टी ग्राफ मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है या अपन जो एक्स टी ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है। क्या कंक्लूड करेंगे कि एक्स टी ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो यहाँ पर स्लोप फिक्स है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप फिक्स है, और स्लोप जो है थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 और थीटा कांस्टेंट, क्या क्या चीजें हैं, थीटा कांस्टेंट है और थीटा ग्रेटर देन 90, तो थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव कांस्टेंट, स्लोप
क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्यों एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो दिस आर ऑल अबाउट द एक्सटी ग्राफ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके पास आ रहे हैं क्या, वीटी ग्राफ। ठीक है, आगे क्या, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्या मिलेगा आपको, देखो द एरिया अंडर वीटी ग्राफ और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, दो बात करना है। देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्या, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, ये आप यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालने के लिए यूज करते हैं अपन। कैसे यूज करते हैं वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस वीटी ग्राफ को जैसे अपन एक्सटी ग्राफ पढ़े वैसे ही बनाते हैं। देखो बोलते हैं कि अगर वीटी ग्राफ की स्लोप जो है वो कांस्टेंट हो, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थीटा कांस्टेंट और थीटा एक्यूट है। थीटा एक्यूट है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो थीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, थीटा पॉजिटिव कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कि बेटर टू से टेन थीटा। टेन थीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। टेन थीटा क्या होती है, स्लोप होती है, स्लोप। ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट हो गई, स्लोप कांस्टेंट हो गई, थीटा एक्यूट है, स्लोप कांस्टेंट हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है टाइम के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ दूसरा अपन बनाते हैं यहाँ पर, और इसकी स्लोप इंक्रीज कराते हैं। देखो इस तरह से, ये इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, कैसे पता चला, कोई भी दो पॉइंट अपन ने कंसिडर किए, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट से पता चला कि थीटा ए इज लेसर देन थीटा बी। ठीक है, थीटा बी जो है वो बड़ा है थीटा ए से, इसका मतलब टेन थीटा बी बड़ा है टेन थीटा ए से। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 बढ़ती है, और टेन थीटा ही तो स्लोप होती है। तो स्लोप एट बी, स्लोप एट बी ग्रेटर है बच्चों किससे, स्लोप एट ए से। स्लोप एट बी ग्रेटर है स्लोप एट ए से। अगर स्लोप बढ़ रही है तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन एट बी ग्रेटर हो गया किससे, एक्सेलरेशन एट ए से। ठीक है, एक्सेलरेशन एट ए से एक्सेलरेशन एट बी बढ़ गया है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वीटी ग्राफ, अब की बार अपन क्या करते हैं, देखो स्लोप को डिक्रीज करा देते हैं। देखो ये आपका वीटी ग्राफ। ठीक है, ये इस तरह से वीटी ग्राफ। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो है कोई दो पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, पॉइंट बी कंसीडर करते हैं। आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंगल आया थीटा है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया एंगल आया थीटा बी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप जो है यहाँ स्लोप ज्यादा थी क्योंकि थीटा ज्यादा था, यहाँ पर स्लोप जो है वो कम हो गई। ठीक है, क्योंकि थीटा डिक्रीज हो गया तो स्लोप यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो थीटा बी इज लेसर देन थीटा ए, थीटा बी इज लेसर देन थीटा ए, दैट्स व्हाई वी कैन से स्लोप एट बी इज, स्लोप एट बी क्योंकि टेन थीटा बी, स्लोप एट बी इज लेसर देन स्लोप एट ए। ठीक है, स्लोप एट बी इज लेसर देन स्लोप एट ए, तो बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन एट बी इज लेस देन एक्सेलरेशन एट ए। पर ध्यान रखिएगा कि ए और बी दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के पॉइंट्स हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स पे स्लोप तो पॉजिटिव है, दोनों ही पॉइंट्स पे स्लोप तो पॉजिटिव है। ऑल्दो द स्लोप इज डिक्रीजिंग इट मींस एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है। जब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तब तक आप क्या कहोगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, बट एक्सेलरेशन एट ए एंड एक्सेलरेशन एट बी आर पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक वीटी ग्राफ है। अब की बार अपन क्या बनते हैं, यहां पर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया। इसका मतलब इस ग्राफ का क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया। इस ग्राफ का स्लोप कैसा हो गया, जीरो हो गया।
स्लोप जीरो हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पार्टिकल या बॉडी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है। ठीक है, आगे बात करते, देखो यहां पर फिर से एक ऐसा ग्राफ बना दिया। इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें आपको ये मिल रहा है कि देखो स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप जो है थीटा हमारा ग्रेटर देन 90, थीटा हमारा ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, ए की वैल्यू नेगेटिव और कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे बोला कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वीटी ग्राफ का यूज करना है। कैसे यूज करना है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका कुछ ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का कोई ग्राफ आता है, देखो ठीक है। तो ये एक वीटी ग्राफ हमने बनाया। ठीक है, कुछ वैल्यूज में ले लेता हूँ, 0, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड या 12 सेकंड कर लेते हैं, टाइम इन सेकंड। ठीक है, और कुछ वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस ग्राफ का पॉजिटिव पार्ट का एरिया, मतलब ये एरिया मान लीजिए मैं बोलूँ A1 है, ये एरिया A2 बोलूँ और ये एरिया A3 बोलूँ, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों को एड ऑन कर लेना है और एड ऑन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात करे, डिस्प्लेसमेंट की बात करे तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको पॉजिटिव एरिया जो है वो एक तरफ रख लेना चाहिए A1 और A3, और उसमें से माइनस कर लेंगे क्या, नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया का मतलब क्या, एक्चुअल में एरिया नेगेटिव नहीं होता, हम लोग ये बोलते हैं कि टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं टू गेट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डिफरेंट ग्राफ्स, बीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ हमने पढ़े। आगे बात करते हैं, देखो आगे हमारे पास आ रहा है क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का आपको क्या लेना होता है बेटा, एरिया। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ, किसका, एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, किस तरह से ग्राफ है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये ए और ये टी। अगर मेरे को यहाँ से टाइम t1 से लेके t2 के बीच आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया ले लेंगे। ये एरिया आपको क्या दे देगा, ये आपको टाइम t1 से लेके टाइम t2 के बीच में क्या जो है वेलोसिटी चेंज हुआ वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो अगर यहाँ पर एटी ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है, फिर भी आप तो कहोगे तो यही कि इसका एरिया ले लेते हैं और 0 से t टाइम का वेलोसिटी चेंज मिल जाएगा। ठीक है, 0 से t टाइम का वेलोसिटी चेंज मिल जाएगा, तो एटी ग्राफ का एरिया लेने पर आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि जब तक एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव दिखाओगे तब तक आपका वेलोसिटी आपको क्या दिखानी है, वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखानी है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखानी है। ठीक है, यहाँ से टाइम एक्सिस से नीचे चला जाएगा, एक्सेलरेशन आपका चेंज हो गया, अब वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सपोज कीजिएगा कि कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आपको बोल रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपको कोई ग्राफ दे दिया। ठीक है, कोई ग्राफ दे दिया, सपोज कीजिए एटी ग्राफ दे दिया। ठीक है, एटी ग्राफ दे दिया और इसमें आपको इस तरह का कुछ ग्राफ दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ 10 सेकंड लिख लेते हैं और यहाँ पर जो है 2 मीटर पर सेकंड इसमें। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड आपसे बोला कि फाइंड वेलोसिटी एट 10 सेकंड, क्या आ जाएगा बताओ, तो बोलेंगे कि एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, सो v फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी तो आपने 10 हो गई, और चेंज इन वेलोसिटी के लिए अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी के लिए अपन एरिया अंडर 80 ग्राफ ले लेंगे, दैट विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मोशन स्ट्रेट लाइन जिन पे आपको AR क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल नीड नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है किसी इंटरवल में सेम होना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग कहें कि कोई पार्टिकल है, टाइम t1 से t2 तक पार्टिकल जो है A से B पे गया, ठीक है, तो टाइम t1 से t2 के लिए अगर आप बोलोगे कि तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्टेंस है यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, ठीक है, तो यहाँ तो क्या है, स्पीड और वेलोसिटी बराबर आ रही है। पर सपोज कीजिए कि पार्टिकल जो है वो t2 के बाद t3 टाइम पे कहीं वापस आ गया है, यहाँ पर कहीं मिल गया, तो अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड t1 से t3 के बीच, t1 से t3 के बीच डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का वर्ड अंतर आ जाएगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अंतर आ जाएगा। तो बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती। दूसरा पॉइंट देखो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी के पास क्या है, स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वेलोसिटी के साथ है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो स्पीड भी फिक्स है। बात समझ में आई गई, स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट मिलेगी, पर स्पीड कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो फिक्स है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी एक बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट मतलब जरूरी नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अगला पॉइंट लेते हैं, देखो कि अगर लिखा है कि इफ आफ्टर मोशन द बॉडी कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी और कुछ ना कुछ वैल्यू होगी क्योंकि कुछ तो डिस्टेंस कवर करके आया होगा, ठीक है। तो ये तो इजी पॉइंट था, इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक्सेलरेशन मे रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन विदाउट वेलोसिटी विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं, देखो अगर सर्कुलर मोशन यूसीएम की बात करेंगे तो यूसीएम में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन लगातार चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदलने की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है बिना स्पीड में चेंज किए भी लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर वेलोसिटी 0 है किसी इंस्टेंट पे तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप बोलोगे किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर फेंके, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए 0 हो जाएगी। अब वेलोसिटी तो जिस इंस्टेंट पे 0 हुई, कौन से इंस्टेंट पे, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी तो 0 है पर उस इंस्टेंट पे बॉडी पर एक एक्सेलरेशन, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पे 0 होगी उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी नहीं है। अगर किसी इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 है तो उस इंटरवल के लिए हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अगर इंटरवल के लिए 0 है तब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, पर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, इट डजंट मीन कि वहां पर एक्सेलरेशन भी 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर पार्टिकल जो है उसके लिए क्या बोल रखा है कि इट हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, इसका मतलब ही समझ में आ गया कि वेलोसिटी शुड वेरी, ठीक है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन तभी मिलेगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आगे क्या लिखा है, वेलोसिटी हैज टू वेरी, ठीक है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, देखिएगा लिखा है कि देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। समझते हैं, देखो अगर कोई गाड़ी जो है वो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, ठीक है, कोई गाड़ी स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, अगर उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है स्ट्रेट लाइन पे, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। पर अगर स्पीड धीरे हो गई, डिक्रीज हो गई, उस पर ब्रेक लगाया होगा, स्पीड स्लो डाउन हो गई, जैसे स्पीड कम हुई है तो वेलोसिटी तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, जैसे ही ब्रेक लगाया होगा स्पीड स्लो डाउन होने का मतलब है एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन आ गया है अब, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री पे भी हो सकता है वेलोसिटी से, कैसे, यूसीएम की बात कर लो, यूसीएम में वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ और एक्सेलरेशन किधर, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो 90 डिग्री पे भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकता है। बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की बात कर लो, प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच लगातार एंगल चेंज होता रहता है।
ठीक है, तो वी कैन से कि देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इट इज पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीजिंग इन स्पीड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ऑब्जेक्ट की स्पीड तो बढ़ रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, क्या ये संभव है? तो इसको समझते हैं, देखो यहाँ समझते हैं, देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो पहले 5 सेकंड में, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड से बढ़कर हो गई, सपोज कीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, ये बोल रहा है ना, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और अगले 5 सेकंड में, मतलब टोटल 10 सेकंड हुआ, में बढ़कर हो गई 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, पहले 5 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन क्या रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो 20/5 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल में बात करो, नेक्स्ट इंटरवल में क्या आएगा, तो 20 से 30 चला गया, तो 20 से 30 चला गया स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना हुआ वापस 5, तो अभी एक्सेलरेशन घट गया, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन घट भी सकता है, क्लियर हो गया। आगे देखो, इट इज पॉसिबल दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन विदाउट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चेंजिंग द डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलती गाड़ी पे आपने ब्रेक लगा दी है, ब्रेक लगाते क्या हुआ, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, पर डायरेक्शन तो वही है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पलट गई, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, एक्सेलरेशन बदल गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो बदल सकता है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर हो गया बात। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन में चेंज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज 0 फॉर एन इंटरवल, अब इंटरवल के लिए 0 है, तो उस इंटरवल के सब टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तब तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है 0 हो, पर अगर किसी इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 है, तो उस इंटरवल में हर समय पर, हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन 0 आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स डायरेक्शन इवन व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकती है मोशन अंडर ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तभी जी नीचे की तरफ, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर वापस नीचे आ रहा है तो नीचे आने के दौरान भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, वेलोसिटी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो पलट गई, पहले ऊपर जा रही थी अभी नीचे आ गई, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स बना हुआ है, ठीक है, डाउनवर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन, इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू द वेलोसिटी, बट रहेगा उसी लाइन पे, ठीक है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में रहा तब तो स्पीड बढ़ रही होगी, और अपोजिट हो गया तो स्पीड को रिड्यूस कर देगा, मतलब रिटार्डेशन का केस होगा। इट इज पॉसिबल टू राउंड अ कर्व विदाउट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एक कर्व पाथ है, ठीक है, कर्व पाथ पे पार्टिकल जा सकता है, एक्सेलरेशन क्या है उसमें, g के बराबर, हर जगह पर एक्सेलरेशन g के बराबर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपको जो कंडीशन क्या दी है कि u 0 होना चाहिए और a कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे बोला जाए पहले 1 सेकंड में, अगले पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगी, देन इट विल बी s1 रेशियो s2 रेशियो s3, इट विल बी 1:4 रेशियो 9। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि u तो 0 है, तो ut टर्म खत्म हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ut टर्म खत्म हो गया, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। t की वैल्यू एक बार आप 1 डाल दो, एक बार 2 डाल दो, एक बार 3 डाल दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या कंडीशन है, u शुड बी 0, a शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर बोला कि एक बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, और फिर से वही बात हो रही है, u 0 होना चाहिए और a क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, मतलब nth सेकंड की बात कर रहा है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, रेशियो सेकंड सेकंड रेशियो थर्ड सेकंड, ठीक है, क्या आएगा, तो ये गैलीलियो लॉ है बेटा, 1:3:5 आएगा, आगे भी चलेगा। अगेन अगर बॉडी रेस्ट से शुरू हुई, मतलब u 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगा समय,
क्या रहेगा 1/√2 - 1/√3 - √2 और इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो एक क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूं, देखो किस तरह से। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। अगर बोले कि एक बॉडी को पहला s दूरी ट्रेवल करने में 10 सेकंड लगा, ठीक है, u 0 है, a कांस्टेंट, तो बताओ अगले s डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है कि T1/T2 T3 अभी बताया था, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने का जो समय रहेगा 1/√2 - √1 √3 - √2 इस तरह से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि T2/T1, दिस इज T2 ना, ठीक है, T2 हमें फाइंड आउट करना है, तो T2/T1 विल बी इक्वल्स टू √2 - 1/1। ठीक है, √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है, -1/1, ये कितना हो गया, T2 और T1 आपका 10 था, इस तरह से T2 की वैल्यू क्या आ गई 0.414 इंटू 10, तो इट विल बी 4.14 सेकेंड। तो अगला एस कवर करने में जो समय लगेगा दैट विल बी 4.14, और अगर जर्नी की बात करेंगे तो 14.14 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट जो है उसको अपन मूव करा रहे हैं या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ठीक है, बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई ये सरफेस है, इस सरफेस से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका कुछ स्पीड u से, जैसे जैसे उस ऊपर जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे v0 हो जाता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू g, और किधर की तरफ, डाउनवर्ड। तो जब अपन वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी या जो अपन जो बॉडी को मूव करा रहे हैं वो अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहे हैं, इसलिए a की वैल्यू -g ले लीजिए, s की जगह h रिप्लेस कर दीजिए, और आपकी जो काइनेटिक इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at की जगह a की जगह -g लगाया, क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt, s की जगह h यूज करेंगे तो क्या जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, देन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर -2gh, h nth की वैल्यू u माइनस g/2 प्लस a/2 था, a की जगह -g लिखा, -g/2 2n - 1। इसमें भी अगर आप रिजल्ट की बात करें, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो u माइनस gt 0, u माइनस gt 0 हो गया तो t बराबर क्या आ गया, u/g आ गया। ठीक है, और जाकर वापस आने में तो आपको ध्यान रखना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की बात हो या प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो, ठीक है, जितनी देर ऊपर जाने में लगेगी पार्टिकल को उतनी ही देर नीचे आने में लगेगी। टाइम ऑफ लाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट को अगर अपन जोड़ देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2u/g। मैक्सिमम हाइट रीच की बात करेंगे तो आपको यूज करना है कौन सा इक्वेशन, आप थर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए, v स्क्वायर को 0 कर दीजिए। ठीक है, आपके पास थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, h बराबर u²/2g आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो When a body is thrown vertically downward, अब की बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड और बॉडी भी नीचे ही जा रही है, बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, ठीक है, a बराबर g पॉजिटिव लेना है। ठीक है, u वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, सपोज कीजिए सरफेस पे जब टकराई तब v वेलोसिटी हो चुकी है। इक्वेशंस क्या रहेंगी, तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, क्योंकि इस बार a बराबर प्लस g लेंगे, s बराबर h ले लेंगे तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh, और h nth u प्लस g/2 2n - 1, u प्लस g/2 2n - 1। अब इन्हीं रिजल्ट्स का अपन यूज करें, बोले कि अगर मान लीजिए बॉडी को बोला जाए कि बॉडी इज ड्रॉप्ड, या वर्ड लिखा है रिलीज्ड, ठीक है, ड्रॉप्ड या रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, तो उस केस में आप क्या लिख लोगे, उस केस में आप क्या लिख लोगे, u को 0 लिख लोगे, u को 0 लिख लोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो v इज इक्वल्स टू gt से चलेगा ना, v इज इक्वल्स टू gt से चलेगा क्योंकि u तो 0 हो गया आपका। ठीक है, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में u 0 होते ही क्या हो गया, हाफ gt स्क्वायर रह गया। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh, तो u तो 0 होने से v स्क्वायर बराबर 2gh आ गया। ठीक है, और h nth इज u प्लस a/2 2n - 1, a की जगह g लिखा, g/2 2n - 1, दिस इज h nth। ठीक, यहां पर देखिएगा, यहां पर किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है, कैसे, वर्टिकली अपवर्ड, कहां से, फ्रॉम सम हाइट
कैपिटल एच, मतलब ऑलरेडी बॉडी जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ हाइट एच पर थी, ठीक है। बोलेंगे कि टॉप ऑफ द टावर से बॉडी को ऊपर फेंका गया, या आपको ऐसा बोल देंगे कि कोई जो है ब्रिज के बगल में कोई लड़का खड़ा है, उसने बॉल ऊपर फेंकी और उसके बाद वो नदी में गिर जाती है नीचे, ठीक है। तो इस तरह के केस में आपको क्या लिखना है, अपना साइन कन्वेंशंस बनाने हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो है वो आप अपनी एक डायरेक्शन बना लोगे, कहाँ से, जहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो उस बॉल को, उस पॉइंट को आप ओरिजिन सेट कर लो, वहाँ से एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान लो, एक नेगेटिव मान लो। अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, नीचे नेगेटिव मान लूँ, ठीक है, तो u पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, v नेगेटिव, h नेगेटिव, g नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाऊंगा। और अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया तो उस केस में u नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, v पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होने से पॉजिटिव, और h डाउनवर्ड है तो यहाँ से, ये ओरिजिन है ना, यहाँ से नीचे ये भी पॉजिटिव। तो कोई भी एक कन्वेंशन सेट कर लो, जैसे मान लीजिए मैं इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलूँ, तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ इस वाले कन्वेंशन से, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वेशन हो जाएंगी क्या, v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। देन थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। थर्ड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि u नेगेटिव भी लिखा तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस चलेगी, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो h, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे या h मैक्स की बात करेंगे। h मैक्स की बात करोगे तो बोलेंगे कि h तो हाइट ऑफ द टावर प्लस वहां से स्मॉल h ऊपर गया, स्मॉल h कितना, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस की बात करना है, टोटल डिस्टेंस कवर टू रीच ग्राउंड पे आने के लिए कितनी टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो उस केस में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जो है टॉप इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से h ऊपर गया, h वापस उसी हाइट पे आने के लिए, और फिर वहां से कैपिटल H हाइट ऑफ द टावर 2h प्लस कैपिटल H, 2h की वैल्यू आप इंसर्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं, देखो अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। देखो मान लीजिए आपसे बोला जाए कि किसी टावर की छत से, ठीक है, कुछ स्पीड आप मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, और बोलेगा आपसे कि अगर वो 5 सेकंड बाद जो है नीचे रिवर है उसके अंदर टकराया, तो उस केस में हाइट ऑफ द टावर बताइए, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास क्या लग जाएगा, h का फॉर्मूला लग जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन को अपन यहाँ पे इसको ओरिजिन सेट कर लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, या इसका अपोजिट भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो h आपका नेगेटिव हो गया और u पॉजिटिव, ठीक है, t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगर आप अपवर्ड को नेगेटिव लेते हो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हो, तो उस केस में आपको यही इक्वेशन कैसे हो जाएगी, h बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज इंसर्ट करने की बात रह गई। देखो माइनस ऑफ h इज इक्वल्स टू u आपका 10 हो गया, टाइम 5 हो गया, माइनस हाफ g 10 है, और t की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ h बराबर हो गया 50 माइनस ये हो गया आपका 5 इंटू 25, दैट विल बी 125, क्या जाएगा माइनस 75, दैट इज माइनस ऑफ h, तो h विल बी 75, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, देखो ग्राफ्स की बात करें, वर्टिकल मोशन में किस तरह से आपके पास ग्राफ रहेंगे, xt ग्राफ, vt ग्राफ या at ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं xt ग्राफ की। xt ग्राफ, आपने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो आफ्टर सम टाइम इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, इक्वेशन क्या रहेगी कि अपन h की इक्वेशन लिखते हैं, देखो अपवर्ड जर्नी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो और अपने पास इक्वेशन क्या रहेगी, एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और एक इक्वेशन थी हमारे पास कौन सी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, क्योंकि एक अपन ने माइनस g लिया, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 हो जाता था, इस इक्वेशन का यूज करें, देखो v को आप 0 कर लो, माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gh आएगा, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे, और h की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी कितनी, u स्क्वायर बाई 2g, h की वैल्यू क्या आएगी, u स्क्वायर बाई
2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द h max, दिस इज h max, ठीक है, h दैट इज h max, ठीक है। और ये कब होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें मालूम है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ v को 0 कर दो, v अगर 0 हो गया तो u माइनस gt बराबर 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, u बाई जी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा कब, टाइम u बाई जी, और u बाई जी क्या था, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और मोशन द ग्रेविटी में जितनी देर पार्टिकल को जो है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगेगा, उतना ही देर वापस आने में लगेगा। तो आगे का ग्राफ आपका क्या रहेगा, दैट इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड बैक एट t बराबर tf एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2u बाई g, ठीक है। तो दिस शुड बी द ग्राफ बिटवीन x एंड t, ठीक है, xt ग्राफ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड, सोचिए वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट किया, तो जब प्रोजेक्ट किया तब वेलोसिटी क्या थी, u, ठीक है, और समय के साथ ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन से देखो हम v और t के बीच में बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट कितना, u बाई जी टाइम पर पार्टिकल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद वो रिटर्न करेगा तो उसकी स्पीड वापस बढ़ने लगेगी, और एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी, जिस स्पीड से अपन ने उसको फेंका था उसी स्पीड पे हो जाएगी, वेलोसिटी उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये वापस आने तक का समय हो गया 2u बाई जी। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन t एंड v, स्पीड टाइम ग्राफ। ये यहाँ पर अपन अगला जो ग्राफ देख रहे हैं दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिएगा जब अपने प्रोजेक्ट किया तब मैक्सिमम वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वैसे 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 क्या हो रहा है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बिकम 0, ठीक है, जैसे स्पीड 0 होगी वहां वेलोसिटी भी 0 होगी, कितनी हो गई, 0 हो गई, कहां पर हुई, टाइम हो गया u बाई जी। उसके बाद क्या, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है, तो डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है, डाउनवर्ड जर्नी के लिए डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए अपन ने वेलोसिटी को नीचे की तरफ टाइम एक्सिस के नीचे बता दिया, क्योंकि अपन अगर अपवर्ड को पॉजिटिव बोल रहे थे तो डाउनवर्ड मोशन को अपन को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, और इस तरह से वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ा दी, ठीक है। आगे आप ये बोल सकते हो कि t बराबर tf पे मतलब 2u बाई जी पे वो वापस ग्राउंड पे टकराएगा, और तब तक वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो माइनस u हो जाएगी। माइनस u का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लास्ट ग्राफ इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो बहुत इजी ग्राफ रहेगा, क्या कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है उस केस में a बराबर हमेशा g के बराबर होता है, और g किधर, डाउनवर्ड, ठीक है, चाहे मोशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, g की वैल्यू तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी और फिक्स रहेगी। न्यूमेरिकली हम लोग 10 ले लेते हैं, एक्चुअल में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूमेरिकल पर्पस पे अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं, क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे अपवर्ड जर्नी हो या डाउनवर्ड जर्नी हो, अपन को a किधर बनाना है, g के बराबर, और कहां पर, डाउनवर्ड के लिए अपन ने उसको माइनस में दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When body is thrown upward, it takes n second to reach the maximum height। मान लीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्टाइल, कोई पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है, वर्टिकली अप फेंका, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बोल रहे थे कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड में जो है वो डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, और एट द हाईएस्ट पॉइंट वो 0 हो जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए कि n सेकेंड पार्टिकल को लगते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितने देर लगती है, n सेकेंड लगते हैं, ठीक है, n सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी ये बोला कि जितनी देर पार्टिकल को ऊपर जाने में लगते हैं उतनी देर नीचे आने में लगेगी, ठीक है। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में हो जानी चाहिए 2n सेकेंड, n सेकेंड ऊपर जाने का, n सेकेंड नीचे आने का। ऑल्सो एट द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी स्पीड वही रहेगी जिस स्पीड से हमने फेंका था। अगर 10 की स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर फेंका है तो 10 की स्पीड से ही टकराएगा, ठीक है। इसके अलावा सेम हाइट पे कोई भी आप वर्टिकली अप हो जाते हुए और डाउनवर्ड जाते हुए, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, सेम हाइट पे जब भी आप देखेंगे स्पीड बराबर रहेगी, वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, स्पीड बराबर होगी, क्योंकि स्पीड तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है, और आई कैन से स्पीड विल बी सेम, ठीक है। कहां पर, एट सेम हाइट द स्पीड विल बी सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, बट वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, क्योंकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी अटैच। अब सुनिएगा, मान लीजिए कि पार्टिकल जो है जिसको अपन ने ऊपर फेंका है वो n सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, और n-1 सेकेंड पे पार्टिकल जो है वो यहां कहीं था, ठीक है, n-2 सेकेंड में पार्टिकल यहां कहीं था,
ठीक है। तो ये जो n-1 सेकंड से n सेकंड, ये जो ड्यूरेशन है इसको अपन क्या बोलेंगे, nth सेकंड, nth सेकंड। ठीक है। और अब देखेंगे कि जिस पोजीशन पे n-1 सेकंड पे था, ऊपर से वापस 1 सेकंड बाद, मतलब टोटल टाइम कितना, n+1 सेकंड पर पार्टिकल वापस उसी हाइट पे मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1th सेकंड बराबर होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1th सेकंड। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो कौन सा टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1th सेकंड। इस ये वाला कौन सा जाएगा, n+2 सेकंड। n+2 सेकंड क्या लिख सकते हैं, n+1 सेकंड। ठीक है, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1th सेकंड बराबर होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1 सेकंड। और अगर अपन जनरलाइज करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-8 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-8 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-8 सेकंड, तो वो बराबर होनी चाहिए कितने, देखो n को n+1, n-1 है तो n+1+1, n-r है तो अपन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1+r सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन या कवर्ड इन n+1+r सेकंड। ठीक है, इसके अलावा सेम हाइट पे स्पीड बराबर होगी। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ते देखो, आगे क्या, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर फेंके और ऊपर फेंकने के साथ ही एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें। जो पहले अपन ने इक्वेशंस लिखा उसमें एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया था, मान के चल रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट इन केस इफ एयर रेजिस्टेंस इज अवेलेबल, मतलब एयर की वजह से मोशन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको जो है दोनों कंसिडरेशन लेना है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने लिया g, वो तो डाउनवर्ड रहेगा ही। ठीक है, और रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस दैट इज a। ठीक है, रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर रेजिस्टेंस का काम क्या है, बॉडी को रिटार्ड करने का, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने का, वेदर इट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। ठीक है, तो जब बॉडी ऊपर जा रही होगी, किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो जैसे ऊपर जा रही है, ठीक है, u वेलोसिटी से मान लीजिए ऊपर फेंका, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड, और एयर रेजिस्टेंस भी उसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड। इस केस में टाइम ऑफ एसेंट आप क्या देखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट जो है √2h/g+a आएगा, और अपन u की टर्म में लिखें तो u/g+a आएगा। डाउनवर्ड मोशन की बात करें, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर से गिराया या ऊपर से फेंका। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, बट एयर रेजिस्टेंस इस बार क्या आ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस उसको डाउनवर्ड मोशन का अपोज करेगा। और टाइम ऑफ डिसेंट आप क्या देखेंगे कि √2h/g- है। g- क्यों, क्योंकि g और a अपोजिट आ गया। यहाँ प्लस क्यों था, क्योंकि g और a सेम डायरेक्शन में था। यहाँ g और a अपोजिट होने से g- है। ठीक है, अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो g+a, डिनोमिनेटर यहाँ g+a है, यहाँ डिनोमिनेटर g- है। तो जहां डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी है, तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू टाइम ऑफ डिसेंट से कम आती है। टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू टाइम ऑफ डिसेंट से कम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ प्रोजेक्टेड अपवर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आपको याद रख लेना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसको वर्टिकली आपने फेंका है। ठीक है, स्पीड u से फेंका। ठीक है, ऊपर जा रही है, कुछ हाइट h पकड़ेगी, h max। ठीक है, अब क्या बोला आपसे कि टाइम t1 पे जब वो ऊपर जा रही है और टाइम t2 पे जब वो नीचे आ रही है, सेम हाइट पे बॉडी है, बॉडी का है सेम हाइट पे, कब, टाइम t1 और t2 पर। तो बताइए उस पॉइंट की हाइट क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास रहेगा h बराबर हाफ g t1 t2, हाफ g t1 t2। अगर आपसे बोला जाए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा g/2 t1 + t2। ठीक है, आपको t1 और t2 अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि इस जगह पर जो सेम हाइट वाले पॉइंट है जहां आपको टाइम दिया, वहां पर स्पीड कितनी है, पॉइंट P पर स्पीड कितनी है, तो u at point P इट इज g/2 t2 - t1।
ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो एक आध क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाए कि एक पार्टिकल है, ठीक है, एक बॉल मान लीजिए, उसको वर्टिकली ऊपर फेंका, ठीक है, और एट द मिड हाइट, ठीक है, मिड हाइट पे उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो बताइए एच मैक्स कितना है, एच मैक्स कितना है। क्वेश्चन क्या, बॉडी को ऊपर फेंका विद सर्टेन स्पीड u, ठीक है, मिड हाइट पे, मिड हाइट का मतलब क्या हो गया, h/2 है ना, h/2 हाइट, h/2 हाइट पे स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। बताइए टोटल हाइट जो है फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट वो कितना है। तो क्या करेंगे आप यहां से यहां के बीच थर्ड इक्वेशन सोचिएगा, बोलोगे कि इस जगह पे स्पीड 0 आनी है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, और इस जगह की स्पीड आपके पास अवेलेबल है। तो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2 और a की जगह पे माइनस g क्योंकि ऊपर वाली जर्नी है, और h की जगह पे h/2, ये h/2 क्योंकि ये h/2 तो ये भी h/2, टोटल का हाफ बोला ना मिड आया तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलेंगे 0² माइनस 10² इज इक्वल्स टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 10h, ठीक है। तो -100 इज इक्वल्स टू -10h, और इजीली हम लोग h की वैल्यू निकाल पाए कि 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए u कितना होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन स्पीड क्या है, प्रोजेक्शन स्पीड क्या है, ठीक है। तो अब आपके पास h मैक्स आ चुका है, आप क्या कहोगे कि h मैक्स जो होता है वो होता है u²/2g। h मैक्स क्या होता है, u²/2g, कहां से आया, थर्ड इक्वेशन से आया, v² माइनस u² बराबर 2s से, ठीक है। h मैक्स आ चुका है 10, u² इज अपॉन 2 इंटू 10, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इंटू 10 का रूट आ जाएगा, दैट विल बी 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपको इनके क्वेश्चंस करने, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको अपन ने ऊपर फेंका, ठीक है, और किस स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड से। बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना समय लगेगा। तो आप ये देखिएगा कि h का टाइम अगर अपन को निकालना है ना, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, तो सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है कि यहाँ पर मोशन द ग्रेविटी है, a बराबर आपका जो है g आने वाला है डाउनवर्ड, a बराबर g आने वाला है डाउनवर्ड, ठीक है, और टाइम ऊपर जाने का टाइम क्या होता है, u/g होता है, तो सीधा 10/10 आ जाएगा, दैट इज 1 सेकेंड, इजी। अगर आपसे बोला जाए कि टाइम टू रीच बैक टू ग्राउंड, तो आप क्या लगाओगे, टाइम ऑफ लाइट दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, दैट विल बी 2 × 1, दैट 2 सेकेंड। अगर आपसे बोला जाए हाईएस्ट पॉइंट हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, या बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, कितनी मैक्सिमम हाइट ले पाएगा, तो h की वैल्यू क्या, u²/2g लगा देंगे, ठीक है। तो u² मतलब 10² ओवर 2 × 10, इस तरह से आप 100/20 करके आप आंसर ले लेंगे 5 मिनट। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर मोशन स्ट्रेट लाइन का 1 शॉट रिवीजन पूरा किया, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल की एक अगली सीरीज आएगी आपको, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसने अच्छे से पहले पढ़ रखा है, वो इसको अच्छी स्पीड पे आप 1.5 पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके कंसेप्ट में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, इसको प्रॉपरली एक बार बैठकर सुनिएगा, आपके लिए बहुत जो है यूजफुल है, पूरी इन्फॉर्मेटिव है। इसके बेसिस पे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जो है आपको क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, थैंक यू।